गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पी.एन. सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्टडी IQ पर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में जितने मोमेंट्स होते हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किस तरह से इसे आसानी से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई क्रिकेट टीम है। क्रिकेट की टीम में एक कैप्टन होता है और 10 प्लेयर्स होते हैं जो कैप्टन को सपोर्ट करते हैं। कैप्टन जो कहता है उस चीज़ को जितने प्लेयर्स होते हैं मानते हैं। तो कैप्टन मान लीजिए कि कंट्रोलर है और जो आपके जो प्लेयर्स हैं वो सपोर्टर्स हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो कंट्रोल की बात अगर कोऑर्डिनेटर्स मानता है तो उसी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कैप्टन की बात अगर कोई प्लेयर नहीं माने तो क्या होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सही ढंग से जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, कोरिलेशन है, उसमें स्थापित नहीं हो पाएगा और सही ढंग से खेल नहीं हो पाएगी। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नर्व्स होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे जो नर्व्स होते हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, ये हमारे बॉडी में पूरे फैले रहते हैं और ये वहाँ से इम्पल्सेस या स्टिमुलस को कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देता है और ब्रेन जिस तरह से रेस्पॉन्स होता है, जिस तरह का रेस्पॉन्स होता है, उस रेस्पॉन्स को फिर उस ऑर्गन्स को देता है। सेम यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। एक एग्जांपल और समझ लें कि जब आप मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया लेकर के बॉल खरीदने के लिए मार्केट में गए। दुकानदार के पास 50, 100 और 200, 400 का बॉल है। आपको पसंद 200 वाला बॉल आया तो आपके पास जो पॉकेट अलाउ करता है वो 100 रुपये का, लेकिन आपको लाइक आपका है 200 का। तो उसके बीच में आपके माइंड में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा। दिमाग कहेगा कि आपको, माइंड आपका सेटलमेंट करेगा कि आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया के हिसाब से ही आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो आप नाखुश होकर भी 100 रुपया के जो पॉकेट अलाउ करता है उसके अनुसार बॉल लेकर चले आते हैं। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। मतलब कि आपके पॉकेट जो अलाउ करता है उसके अनुसार माइंड एडजस्ट करके उस परचेज कर लेता है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस यानी एनिमल में और प्लांट में किस तरह से होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। एनिमल में कंट्रोल एंड को सबसे पहले देखते हैं। एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल में नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अब नर्वस सिस्टम, एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं जो सबसे छोटे यूनिट होते हैं, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फैले रहते हैं और वहाँ से स्टिमुलस को कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड और नेक्स्ट ब्रेन को देते हैं। ये नर्वस न्यूरॉन्स होते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व्स आते हैं, स्पाइनल नर्व्स आते हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारे बॉडी के सबसे छोटे यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम में के जो सबसे छोटे यूनिट न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे बड़े यूनिट होते हैं, सबसे बड़ा सेल होता है हमारे बॉडी के अंदर। न्यूरॉन्स सबसे लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, सेल इन आवर बॉडी। ये न्यूरॉन्स। दूसरा, ये फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट होता है। और यही बता चुके हैं कि स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस होते हैं, जो भी उद्दीपन होते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तेजनाएं होती है, जो भी जो स्टिमुलस होते हैं उसको ये कलेक्ट करके भेजते हैं। तो न्यूरॉन्स का शेप कैसे होता,
क्या होता है। मैंने ये चित्र बनाया है, पिक्चर बनाया है। आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स में सबसे बड़ा जो पार्ट्स यहाँ दिखाई देता है ये डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, यही इम्पल्स को कलेक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। ये डेंड्राइट जो फाइबर लाइक पतली पतली स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर यही कलेक्ट करता है जो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक फैले रहते हैं। उसके बाद ये वाली बॉडी जो है इसको सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं, इसको सेल बॉडी या साइटोन। ये मेन बॉडी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के साइड से बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, जो जैसे ही ये डेंड्राइट्स इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है, स्टिमुलस को कलेक्ट करता है, सबसे पहले सेल बॉडी में आता है और सेल बॉडी उसको ट्रांसमिट कहाँ करता है, एक्सॉन में। ये दूसरा पार्ट एक्सॉन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्सॉन है। एक्सॉन में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस भी होते हैं हर पार्ट में, और ये जो उभरा हुआ पार्ट्स है ये माइलिन सीथ होता है जो थोड़ा सा मोटा होता है। जो यहाँ जो गैप आप देख रहे हैं हर सीथ के बाद, वो नोड्स ऑफ रैनवियर कहलाता है। लेकिन एक्सॉन जो है ये ट्रांसमिट करता है फिर इम्पल्सेस को कहाँ पर, नर्व इंडिंग्स के पास, और ये नर्व इंडिंग एक ये न्यूरॉन्स खत्म हो गया, फिर इसके साथ दूसरा न्यूरॉन्स आकर के ऐड हो जाता है। तो दोनों के बीच में, एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप पाया जाता है जो केमिकल इम्पल्सेस के द्वारा, उसमें केमिकल्स होते हैं जो इम्पल्सेस के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में भेज दिए जाते हैं। तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनॉप्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो जगह होता है उसको साइनॉप्स कहते हैं। तो ये इम्पल्स को कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड को देता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देता है, और ब्रेन जिस तरह का एक्शन होता है, जिस तरह का रेस्पॉन्स होता है, उसको आगे की तरफ मसल सेल्स को यानी रिले न्यूरॉन्स को भेजता है, जिस तरह से आप वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम करते हैं, तो काम करने के लिए जो हमारे बॉडी का, जैसे हम चलना चाहते हैं, तो चलने के लिए ब्रेन इस तरह का अलाउ करता है कि पैर को, हमारे लेग के मसल्स को अलाउ करता है कि आप मूव करिए, आगे चले। उस हिसाब से ये बॉडी जो है एडजस्टमेंट करता है। तो जितने भी बॉडी के मूवमेंट्स हैं सारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और ये इम्पल्सेस जो होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, सारे इम्पल्सेस का कलेक्शन न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। अब न्यूरॉन्स आप समझ गए। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शंस क्या है, वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री मूवमेंट भी कहते हैं। सेकेंड, इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री मूवमेंट्स। थर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन। फोर्थ है सेंस ऑर्गन्स। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो रियल में तो नर्वस सिस्टम के पार्ट नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो इम्पल्सेस या स्टिमुलस रिसीव करके ब्रेन को देते हैं, उसके अनुसार वो डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले समझते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट क्या है या वॉलेंट्री एक्शंस क्या है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, हम चाहते हैं उसके अनुसार होता है। तो जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है उस मोमेंट को वॉलेंट्री मोमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ लिखना है, पेपर पर लिखना चाहते हैं, लेटर, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए बुक या एनीथिंग, चाहते हैं कि मूव करें, तो हम अपनी इच्छा से अनुसार जहाँ भी मार्केट में जाना चाहते हैं, जिस तरफ भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो जो मोमेंट हमारी इच्छाओं के अनुसार होता है उसको वॉलेंट्री मोमेंट कहते हैं। सेकेंड है इनवॉलेंट्री मोमेंट, जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, जो हमारे विल के अनुसार नहीं होता है, उसको इनवॉलेंट्री मोमेंट कहते हैं। जैसे हार्ट बीट, इंटरनल ऑर्गन्स में हार्ट बीट जो है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप होते रहते हैं। आँख की पलक का, आईलिड का गिरना या ऊपर की तरफ जाना, ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शंस है। बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं
जो हमारी विल के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उसको इनवॉलेंट्री एक्शन या इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। ये वॉलंटरी में राइटिंग ए लेटर, कोई लेटर लिखना, सॉरी। इनवॉलेंट्री एक्शंस या मूवमेंट्स जिसको कहते हैं, इनवॉलेंट्री में हार्ट बीट, अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जैसे कुछ ऐसे एक्शंस हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है हमारे बॉडी के द्वारा जो अचानक होती है, यानी रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन हैपेंस, अचानक कोई घटना घट जाती है, उसको भी हमारे नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन के पास देता है। ब्रेन जिस तरह के रिस्पॉन्स होते हैं उसके अनुसार भेजता है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं ये अचानक यानी सडन होने वाली घटनाओं के, सडन होने वाली चीज़ों के बारे में इंडिकेट करता है। जैसे मैं अचानक जा रहा हूँ रास्ते में, अचानक स्नेक दिखाई दी गया, क्या होता है? डर हो जाता है, पीछे की तरफ भागते हैं। तो उस स्थिति में ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कंट्रोल कर लिया जाता है। इसे आगे की तरफ ब्रेन में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि ब्रेन में जाने के बाद काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी टाइमिंग लगेगी। इस टाइमिंग की वजह से उस सडन हैपेंस को यानी सडन एक्शन को, जिस रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, उस एक्शन को तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। इस कारण से स्पाइनल कॉर्ड ही उस रिस्पॉन्स को दे देता है और स्पाइनल कॉर्ड जो भी करना है, भागना है भागे, या जिस तरह की एक्शन करने के लिए हमें वो ऑर्डर करता है उसके अनुसार करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल देंगे, हॉट प्लेट अगर टच कर जाए, मान लीजिए हाथ से कोई हॉट प्लेट या गर्म पानी में हाथ पड़ जाए गलती से, तो वहाँ पर हॉट प्लेट किसका टच में? रिसेप्टर्स उसको रिसीव करता है। हॉट प्लेट टच करता है, जैसे स्किन, हमारे हाथ में स्किन होता है, तो ये रिसेप्टर इस हॉट चीज़ को गेन करेगा और गेन करने के बाद ये देगा सेंसरी ऑर्गन्स को यानी नर्व्स को। सेंसरी ऑर्गन्स, ये न्यूरॉन्स या नर्व्स या सेंसरी ऑर्गन्स ये कहते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स को देगा। आगे की तरफ बढ़ेगा, सेंसरी ऑर्गन्स किसको देगा? स्पाइनल कॉर्ड को देगा और स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टर्स, मोटर्स न्यूरॉन्स के द्वारा इफेक्टर्स मसल्स को देगा और मसल्स रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मान लीजिए हॉट प्लेट टच हुआ स्किन के द्वारा, स्किन हमारे हाथ में स्किन, पूरे बॉडी में स्किन है। सबसे पहले जो रिसेप्टर्स है वो स्किन हमारी बॉडी का टच होता है और रिसेप्टर्स उसको टच होने के बाद हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सेंसरी ऑर्गन्स को देगा, सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स को देगा, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर्स यानी मसल सेल को देगा और मसल सेल के द्वारा हम हाथ को खींच लेते हैं। इतने देर में, बहुत ही कम समय में, तकरीबन हमें लगता है कि 1/10 सेकेंड के अंदर ये पूरी एक्शंस हो जाते हैं। तो ये इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और जो आर्क बनता है इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये पूरा जो आर्क बनता है, हॉट प्लेट, रिसेप्टर्स, सेंसरी ऑर्गन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स और रेस्पॉन्स तब आता है। तो इस पूरे आर्क को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क समझ में आ गया। अब चलते हैं सेंस ऑर्गन्स। मैंने बताया अभी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन है। ये सारे सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये नर्वस सिस्टम के पार्ट नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये सभी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, इसलिए इसको रिसेप्टर्स कहते हैं। यानी रिसेप्टर्स है क्या? रिसेप्टर्स सेल और एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच कलेक्ट स्टिमुली एंड गेन रेस्पॉन्स थ्रू ब्रेन। अब जैसे ये एक
रिसेप्टर्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या होता है? लाइट के द्वारा आँख, ये फोटो रिसेप्टर आई होता है, आँख होती है। आँख में जब कोई लाइट पड़ती है तो आँख जो लाइट पड़ती है उस आँख क्या करता है? डिटेक्ट करता है, बहुत सारे लाइट को डिटेक्ट करता है, पहचानने में हेल्प करता है। जैसे हम इनकी साइड को देख करके हम चेहरा पहचान लेते हैं कि ये आदमी है। उसी तरह से ये उसको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। आई के द्वारा जो चीज़ों को या थिंग्स या पर्सन किसी को डिटेक्ट किया जाता है उसको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, जो आई है। सेकेंड हमारा फोनो रिसेप्टर्स है। फोनो रिसेप्टर्स क्या होता है? जो साउंड से जुड़ा होता है। साउंड कहाँ से हम रिसीव करते हैं? ईयर के द्वारा। कोई बोलता है, किसी की आवाज़ अलग अलग है, उस आवाज़ को ऑलरेडी मैं पहले से सुना हूँ, जानता हूँ, तो उसके साउंड के हिसाब से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये साउंड किसका है। तो ये इसको फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोनो रिसेप्टर्स के द्वारा साउंड को डिटेक्ट किया जाता है। गैस्टेट्रो रिसेप्टर्स से पहले ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स। ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। ये फोनो रिसेप्टर्स, ये आई होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स के लिए ईयर होते हैं। गैस्टेटरी रिसेप्टर्स, ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल टेस्ट जो आता है, नोज होते हैं। गैस्टेटरी रिसेप्टर्स में टंग होता है और थिग्मो रिसेप्टर्स में स्किन होता है। ये 5 तरह के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करके ब्रेन के द्वारा डिटेक्शन के लिए भेज देता है। जैसे पहले बता चुके हैं कि फोटो रिसेप्टर्स लाइट के द्वारा किसी थिंग्स को डिटेक्ट करता है या ह्यूमन को डिटेक्ट करता है, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्रेन को भेज देता है। फोनो रिसेप्टर्स ईयर होते हैं जो साउंड को डिटेक्ट करता है और साउंड के द्वारा किसी थिंग्स को डिटेक्ट करता है। गैस्टेट्रो रिसेप्टर्स टंग होते हैं जो टंग क्या करता है? टेस्ट का काम करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स नोज है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है और स्किन थिग्मो रिसेप्टर टच को डिटेक्ट करता है। इस तरह से ये रिसेप्टर्स काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के हमने जो फंक्शन बताए, फर्स्ट फंक्शन वॉलेंट्री एक्शन को करना, दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, थर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, फोर्थ है सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स के द्वारा रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करना और कंट्रोल करना, और सबसे लास्ट है नर्वस सिस्टम का पॉइंट जो थिंकिंग, जो हम लोग सोचते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, तो ये थिंकिंग का काम करता है। साथ साथ रिमेंबरिंग, याद रखने की क्षमता भी ये डिटेक्ट करता है। साथ साथ दोनों चीज़ों के बीच रीजनिंग करना, उसके बीच उसके कारण का पता लगाना भी इसका फंक्शन होता है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़े। अब चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यहीं तक हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो ब्रेन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं।
हमने अभी तक नर्वस सिस्टम के सबसे छोटे यूनिट न्यूरॉन्स के बारे में जाना। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ब्रेन आप जानते हैं हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर है नर्वस सिस्टम का सब, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन से ही लगा हुआ, वो सिर्फ मैसेज को यानी इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन में, और ब्रेन से जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको फिर न्यूरॉन्स में भेज देता है। तो देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मेन नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट्स जो है यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में CNS कहते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, यानी इसको कह सकते हैं कि ये डेलिकेट ऑर्गन्स है, नाजुक ऑर्गन्स है। इसलिए इनको एक बोनी केज में नेचर ने प्रोवाइड किया है कि बोनी केज में इसे सुरक्षित रखा जाता है, कि किसी तरह से अगर टच हो जाए या चोट लग जाए तो इस पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए इसको ब्रेन को एक बोनी केस में रखा जाए जिसको क्रेनियम कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड भी एक बोनी केस में होता है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो ब्रेन, ये देख सकते हैं ब्रेन के तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट्स जो होता है ये फोर ब्रेन कहलाता है, ये एरिया फोर ब्रेन कहलाता है। तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट में। एक फोर ब्रेन जो सबसे ऊपरी कवर जो डोम शेप्ड दिखाई दे रहा है, गुंबजाकार। सेकेंड पार्ट्स है ये जो मिडिल वाला पार्ट्स जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, और सबसे नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है उसको हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट्स फोर ब्रेन के बारे में जानते हैं। फोर ब्रेन जो होता है सबसे बड़ा पार्ट्स होता है ब्रेन के अंदर, सबसे बड़ा पार्ट्स होता है, और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है, और मेन थिंकिंग एरियाज भी इसको कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोचने, समझने, कोई एक्शन करने की जितनी भी एक्टिविटी होती है इस फोर ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि ऑल रिसेप्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर दिस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, यानी जितने रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स मीन सेंस ऑर्गन्स, जैसे टंग हो गया, स्किन हो गया, जितने रिसेप्टर्स हैं वो सब इसी पार्ट से रिलेटेड रहते हैं और किसी न किसी लोब से जुड़े रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं अलग अलग, ऑडिफैक्टरी लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स, सब लोब्स होते हैं। तो ब्रेन का मेन पार्ट्स जो है वो सेरिब्रम कहलाता है, और बाकी जो ऑलिफैक्टरी लोब्स होते हैं, जो लोब्स के द्वारा अलग अलग जो रिसेप्टर्स होते हैं उस रिसेप्टर्स के द्वारा आए मैसेज को भेजा जाता है और ब्रेन के द्वारा फिर रेस्पॉन्स लिया जाता है, इसी पार्ट से रेस्पॉन्स दिया जाता है। तो ये हो गया आपका फोर ब्रेन, जिसमें सेरिब्रम पार्ट्स है फोर ब्रेन का, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है ये सेरिब्रम, और इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं जो लोब्स अलग अलग तरह सेंसरी ऑर्गन से जुड़े रहते हैं, और सेंस जैसे स्किन से जुड़ा, टंग से जुड़ा, साउंड के ऑडिटरी सेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, और सारे ये सेंस ऑर्गन्स के जो रेस्पॉन्स होते हैं उस रेस्पॉन्स को ये प्रोवाइड करता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड टू न्यूरॉन्स। सेकेंड, मिड ब्रेन जो सबसे बीच में होता है, इसे ये मिड ब्रेन है, यानी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच के पार्ट को मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ता है, यानी जोड़ने का काम, दोनों के कनेक्शन करने का काम ये मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन में कोई अलग सेपरेट पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें मेन जो कंट्रोल, रिफ्लेक्स मोमेंट,
हेड, नेक और ट्रंक के रिफ्लेक्स मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। हेड, नेक और ट्रंक। हेड का मतलब ये, जैसे हेड को घुमाने, ट्रंक गर्दन के द्वारा, और ट्रंक जो है मेन पार्ट्स है हम लोगों का, जिससे बॉडी का मूवमेंट करते हैं। ये तीनों पार्ट्स जो कंट्रोल किए जाते हैं वो मिड ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें अलग अलग डिवीज़न है वो सबसे लास्ट वाला हिंड ब्रेन है, यानी हाइंड ब्रेन भी कुछ लोग करते हैं, कुछ हिंड ब्रेन भी करते हैं। तो हिंड ब्रेन सबसे नीचे वाला पार्ट्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से यहीं से जुड़ा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें देख सकते हैं हिंड ब्रेन के अंदर कुछ ये पोन्स होते हैं, ये पार्ट पोन्स के कहलाते हैं। ये सेरिबेलम का पार्ट सबसे इस साइड में होता है, सेरिबेलम, और मेडुला ऑब्लांगाटा ठीक एकदम स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। यानी पोन्स सबसे ऊपर, सबसे साइड में ये होता है सेरिबेलम, और सबसे नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है वो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। ये तीन पार्ट्स हैं हिंड ब्रेन के, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा। पोन्स यहाँ भी लिखा हुआ है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा, ये हिंड ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सेरिबेलम क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट और पोस्चर प्रदान करता है। जैसे हम आगे बढ़े, पीछे गए, चले, दौड़े, जितनी भी मूवमेंट है बॉडी की, उस मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है और इसे एक पोस्चर मतलब शेप प्रदान करता है। पोन्स जो ब्रेन, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, वो रेगुलेट रेस्पिरेशन को रेगुलेट लें, यानी सांस लेने छोड़ने की क्रिया को रेगुलेट करता है ये पोन्स। मेडुला ऑब्लांगाटा जो सबसे ब्रेन का निचला पार्ट्स होता है, इसका फंक्शन है रेगुलेट स्वेलिंग, कॉफिंग, स्नीजिंग और वॉमिटिंग। यानी इस क्रियाओं को, यानी स्वेलिंग को रेगुलेट करता है, कभी खांसने की क्रिया को रेगुलेट करता है, स्नीजिंग छींकने की क्रिया को, और वॉमिटिंग उल्टी को भी रेगुलेट करता है। तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा इतने इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, और उसके अनुसार जो उसके साथ नर्वस सिस्टम जुड़े हुए हैं, नर्व्स जुड़े हुए हैं, न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, उसको वो रिस्पॉन्स देता है। तो ये इतने पार्ट्स हो गए ब्रेन के। अब स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के रूप में, इस तरह से वर्टिब्रा के रूप में आपके देखे होंगे वर्टिब्रेट में, इस तरह से वर्टिब्रेट्स अलग अलग तरह के और इसी से छिद्र होता है एक, जिसमें इसी में आपका नर्व्स पास करता है जो ब्रेन से जुड़ा रहता है। यही पार्ट्स हैं, इसी में नर्व्स जुड़ा रहता है। इसमें 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स एराइज करते हैं इस डिफरेंट पार्ट ब्रेन से। 31 पेयर्स ऑफ पार्ट्स एराइज करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। तो ये हुआ ब्रेन। अब नेक्स्ट इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। अब हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स में तो नर्वस सिस्टम स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है, जिसके द्वारा जो स्टिमुली होते हैं, जो सेंसेशन होते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं ब्रेन के पास। उनके पास ब्रेन होते हैं, नर्व्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, लेकिन प्लांट के अंदर ही नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो इनके अंदर किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होंगे? तो इनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा बॉडी के ग्रोथ, स्टिमुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो सारे कंट्रोल किए जाते हैं प्लांट के अंदर केवल हार्मोन्स के द्वारा, जिसको हम केमिकल सब्सटेंसेस भी कर सकते हैं और जिसे फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी इस हार्मोन्स को जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उसको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये
जो इनमें जो स्टिमुलेशन होता है, इसके स्टिमुलेशन के 3 कॉज माने जाते हैं। एक लाइट के कारण, प्रकाश के कारण, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा टच के कारण, छूने से भी सेंसेशन होता है। और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं, अदर कॉजेज भी होते हैं। तो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइट, टच, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लांट में स्टिमुलेशन होते हैं, जिसको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट बॉडी में। तो प्लांट बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो भी नर्वस सिस्टम का वर्क होता है वो हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। पहले जानते हैं हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स की एक्टिविटीज़ को किसी प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल करता है। द केमिकल सब्सटेंसेस which coordinates and controls the activities of organism and also their growth, उसके ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, साथ साथ उसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन्स होते हैं। अब प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी के ग्रोथ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में रूट्स जो ग्रेविटेशन के साथ जो इसमें 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक जो अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ होती है, एक अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ होता है। तो ग्रेविटेशन के साथ होता है वो रूट होता है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में होता है वो सूट होता है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल किए जाते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस क्या है, हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल करता है, साथ साथ उसके ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर ट्रॉपिज्म एक वर्ड आता है। ट्रॉपिज्म क्या होते हैं, जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट भी होती है, उसको हम अलग से बताएंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिज्म होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। अगर प्लांट का ग्रोथ स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है, प्लांट का मूवमेंट अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है तो उसको ट्रॉपिज्म कहते हैं। और डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, और डायरेक्शन के अगेंस्ट होता है, उल्टे होता है, तो उसको निगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये ट्रॉपिज्म 2 तरह के हैं, यानी ये स्टिमुलस के साथ अगर ग्रोथ होता है, स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और स्टिमुलस के अगेंस्ट में यानी उसके विपरीत दिशा में होता है तो उसको निगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये प्लांट के अंदर होते हैं। जैसे कोई स्टिमुलस आता है, उसको एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे। मान लीजिए सर कोई प्लांट लगाते हैं और उस प्लांट, ये प्लांट है मेरा, और पूरी तरह से इसे लॉक कर दें, इस प्लांट को लॉक कर दें, तो क्या होगा, और इसमें एक छोटा सा छिद्र छोड़ दें, तो जैसे ही साइन जिस तरफ से लाइट होगी स्टिमुलस के द्वारा, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, ये प्लांट इस तरफ झुक जाएगा, लाइट के कारण इस तरफ झुक जाएगा। तो लाइट के स्टिमुलेशन हो रहा है, जिससे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में कोऑर्डिनेशन के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया गया है कि एक इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तुरंत एक्शन कर देता है। एक प्लांट के अंदर कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं जो इमीडिएट वर्क करते हैं। तो इमीडिएट वर्क में कौन क्या करेंगे, प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो जिसे फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये प्लांट हार्मोन्स 4 तरह के होते हैं, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। ये चारों तुरंत एक्शन करते हैं, इसीलिए इमीडिएट एक्शन के रूप में, इमीडिएट रेस्पॉन्स के रूप में इसके माना जाता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं यानी हार्मोन्स जो होते हैं वो टारगेट ऑर्गन्स पर क्विक एक्शन करते हैं, इमीडिएट एक्शन करते हैं। दूसरा मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ जो होता है बहुत धीमी गति से होता है, तो उसमें 2 तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया है मूवमेंट इन ग्रोथ को, कि प्लांट में ग्रोथ 2 तरह के होते हैं। एक ट्रॉपिक मूवमेंट, एक ट्रॉपिक मतलब होता है डायरेक्शनल, ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शनल,
वैसा मोमेंट जो डायरेक्शन में हो उसको डायरेक्शनल मोमेंट या ट्रॉपिक मोमेंट कहते हैं। और नेस्टिक मोमेंट दूसरा, जो एट रैंडम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर मोमेंट होता है तो उसको नेस्टिक मोमेंट कहते हैं। यानी आइरेगुलर मोमेंट, आइरेस्पेक्टिव मोमेंट अगर होता है तो उसको नेस्टिक मोमेंट कहते हैं। डायरेक्शन में होता है तो ट्रॉपिक, और बिना डायरेक्शन का होता है तो नेस्टिक, कहीं भी किसी तरह से। तो सबसे पहले इसके जान लें कि इमीडिएट एक्शन में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये ऑक्जिन्स फर्स्ट हार्मोन्स है जो सूट टिप में पाया जाता है। प्लांट के सूट टिप में पाया जाता है ऑक्जिन्स। पिक्चर के द्वारा समझते हैं। ये आपका लीफ हो गया, ये रूट हो गया। तो ये ऑक्जिन्स कहाँ पाया जाता है? ऑक्जिन्स जो पाए जाते हैं सूट टिप पर, यानी प्लांट के सूट के टिप पर, यानी जैसे ग्रोथ को मेंटेन करता है ये सबसे ज़्यादा, कि प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा हो। और जैसे ही प्लांट का ग्रोथ बढ़ाने में ये हेल्प करता है, इस कारण इसको ऊपर की तरफ रहना पड़ेगा, एपिकल रीजन में, प्लांट के एपिकल रीजन में रहना पड़ेगा। इस कारण से ऑक्जिन जो होता है सूट के टिप पॉइंट पर होते हैं, सबसे ऊपरी भाग पर जहाँ ग्रोथ होता है। हेल्प क्या करता है? जब अगर ग्रोथ होगा तो सेल इलोंगेशन होंगे, सेल की बढ़ोतरी होगी, सेल बढ़ेगा, सेल इलोंगेशन करते हैं, यानी सेलों की संख्या बढ़ाता है। रूट फॉर्मेशन भी करता है, रूट का भी निर्माण करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। तो सेल जब तक डिवाइड नहीं करेंगे प्लांट के अंदर, तो सेल डिवीजन होने से ही प्लांट में ग्रोथ है। यानी मेन चीज़ है कि ऑक्जिन्स जो होते हैं प्लांट के ग्रोथ में के लिए स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये प्लांट के रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। प्लांट के रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट है जिबरलिन। सेकेंड हार्मोन्स है जिबरलिन। ये स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, यानी स्टेम के बढ़ने में मदद करते हैं। सीड के जर्मिनेशन में मदद करते हैं। फ्लावरिंग में मदद करते हैं, फूल के बनने में मदद करते हैं। सीड जर्मिनेट होता है उस समय ये हेल्प करते हैं, और फ्लावरिंग जब फूल लगता है उस समय हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में ये तब पाए जाते हैं जब फ्रूट्स एंड सीड का डेवलपमेंट होता है। तो जिबरलिन फ्रूट और सीड के डेवलपमेंट के समय सबसे ज़्यादा अमाउंट में उसी में पाए जाते हैं जिबरलिन। साइटोकाइनिन ये रूट टिप्स पर पाया जाता है, ऑक्जिन्स के सीड्स उल्टा रूट टिप्स पर पाया जाता है। और डिवाइडिंग सेल जहाँ से रूट सबसे ब्रांचेस में निकलना शुरू हो जाते हैं उसके टिप पर सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में रूट बढ़ सके, रूट सेल्स बढ़ सके। प्रोमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा जिससे रूट बढ़ेंगे। ब्रेकिंग इन डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, सीड्स जब फटने की स्थिति में आ जाती है, यानी सीड को पूरी तरह से डॉर्मेंट स्थिति में आ जाने पर ये ब्रेकिंग करने में उस समय भी ये साइटोकाइनिन हेल्प करता है। एजिंग इन लिप्स, जैसे एज लिप्स प्लांट के अंदर लिप्स हो जाते हैं, तो अब देखते हैं कि कुछ लिप्स जो होते हैं पुराने होते जाते हैं, वो गिरते चले जाते हैं सूख करके। तो पुराने होने में भी ये मदद करता है एजिंग ऑफ लिप्स। लिप्स को पुराना हो जाने पर पुराने हो जाने में हेल्प करता है। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने में केवल मदद करता है, बंद होने में कोई मदद नहीं करता है, सिर्फ खुलने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। एब्सिसिक एसिड जो लास्ट हार्मोन्स है। ग्रोथ इनहिबिटर्स ये उल्टा काम करता है, ग्रोथ के उल्टा काम करता है, इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। विल्टिंग ऑफ लिप्स, पत्तियों को गिरने में मदद करता है। पत्तियां जब पुरानी हो जाती है, पीली हो जाती है, तो देखते हैं कि पत्तियां बहुत ज़्यादा झड़ जाती है, गिर जाती है, उसमें ये एब्सिसिक एसिड एसिड नाम ही है, तोड़ता है प्लांट के
लिप्स को, और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के क्लोजिंग के समय भी ये हेल्प करता है। तो ये क्लोजिंग के समय एब्सेसिव एसिड हेल्प करता है, जबकि ये ओपनिंग के समय कौन सा, साइटोकाइनिन हेल्प करता है। तो कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स अगर कंपैरेटिवली बायोलॉजी को पढ़ें और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें तो बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ के कारण जो मोमेंट होता है उसमें है दो तरह के। ट्रॉपिक, अभी बताए थे कि ट्रॉपिक मोमेंट जो डायरेक्शनल मोमेंट होता है, एक दिशा में जो स्टिमुलेशन की दिशा में डायरेक्शन में अगर होता है तो ट्रॉपिक मोमेंट करते हैं। और ट्रॉपिक दो तरह के होते हैं, अगर डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट में होता है तो निगेटिव ट्रॉपिज्म करते हैं। नेस्टिक मोमेंट जो प्लांट के अंदर होता है ये आइरेगुलर मोमेंट होते हैं, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, उसको नेस्टिक मोमेंट कहते हैं। नो फिक्स डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। इस कारण से प्लांट के अंदर जो भी मोमेंट होता है उसको नेस्टिक मोमेंट, जो अनडायरेक्शनल होते हैं, जो दिशाहीन होते हैं, उसको नेस्टिक मोमेंट कहते हैं। अब ट्रॉपिक मोमेंट में चार है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमोट्रॉपिज्म। ये चारों जो है जैसे फोटोट्रॉपिज्म, ये लाइट के रेस्पॉन्स में, स्टिमुलस के लाइट के रेस्पॉन्स में अगर होता है तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म अगर लाइट के स्टिमुलेशन जो है लाइट के अगर साथ होता है, डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर लाइट के अगेंस्ट में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो निगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। उसी तरह से जियोट्रॉपिज्म है, अगर ये जियोट्रॉपिज्म कहाँ उल्टा लगेगा, इस साइड में लगेगा, तो प्लांट के सबसे नीचे, प्लांट का ये रूट का डायरेक्शन क्या है, नीचे ग्रेविटेशन के साथ होगा जियोट्रॉपिज्म, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और ये प्लांट जो हो जाएंगे ये निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएंगे, सूटेटिव निगेटिव ट्रॉपिज्म। यहाँ चूंकि ये डायरेक्ट ग्रेविटी जो होता है रूट के डायरेक्शन में होता है, उल्टा होता है, जिसके कारण से ये हम लोगों को देखने में लगता है लेकिन रूट के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये इसको जियो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे और ये जियो निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर से रिलेटेड होता है, यानी हाइड्रो मतलब वाटर और ट्रॉपिज्म मतलब मोमेंट। पानी के जिसे वाटर और मॉलिक्यूल्स के कारण जो ट्रॉपिज्म उत्पन्न होता है उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। केमोट्रॉपिज्म जो केमिकल सब्सटेंसेस के कारण जो प्लांट के अंदर ट्रॉपिज्म डेवलप्ड होते हैं उसको केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। केमिकल्स के कारण भी बहुत सारे ट्रॉपिज्म डेवलप्ड होते हैं। अब चलते हैं नेस्टिक ट्रॉपिज्म, नेस्टिक मोमेंट। नेस्टिक मोमेंट में भी चार होते हैं, फोटोनेस्टी जो लाइट के कारण होते हैं, थिग्मोनेस्टी इंसेक्ट के कारण भी प्लांट में आइरेगुलर मोमेंट होता है, इंसेक्ट के कारण भी प्लांट के अंदर आइरेगुलर मोमेंट होता है। फोटोनेस्टी मतलब लाइट के कारण भी प्लांट में आइरेगुलर मोमेंट होता है। और थर्मोनेस्टी टेम्परेचर बढ़ने या घटने का इफेक्ट भी प्लांट के ऊपर पड़ता है, जिससे नेस्टिक मोमेंट होते हैं, आइरेगुलर मोमेंट होते हैं। और सिस्मोनेस्टी जो लास्ट है टच के कारण, टच मीन नॉट, एक प्लांट आता है मिमोसा ग्रुप का होता है, उसको छूने पर पत्तियां मुरझा जाती है, तो ये सिस्मोनेस्टी के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट में तीन सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो मूवमेंट होते हैं, लाइट के कारण प्लांट के अंदर, टच के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये सारे जो कंट्रोल किए जाते हैं वो हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, साथ साथ ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। अब ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म मोमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के अगर डायरेक्शन में होता है तो उसको ट्रॉपिज्म कहते हैं। और प्लांट में कोऑर्डिनेशन एक इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस का इमीडिएट एक्शन प्लांट हार्मोन जिसको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, ऑक्सीन्स, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड के द्वारा होता है। जबकि मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ
ये चूँकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो होता है एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट जो डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं, और नेस्टिक मूवमेंट मतलब इनडायरेक्शनल मूवमेंट, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें भी फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमोट्रॉपिज्म। नेस्टिक मूवमेंट में फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी और सिस्मोनेस्टी। तो स्टूडेंट्स इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में बताया था कि एक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दूसरा हार्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे जहाँ नर्वस सिस्टम, नर्व्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ केमिकल्स जो होते हैं यानी हार्मोन्स जो बॉडी में सेक्रीट होता है, वो हार्मोन्स इम्पल्सेस को, स्टिमुली को कलेक्ट करता है और फिर न्यूरॉन्स को देता है, अगला न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड को देता है, तब ब्रेन को जाता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सारे जगह न्यूरॉन्स नहीं है, नर्वस सिस्टम फैला नहीं है, वहाँ जहाँ नहीं फैले हैं वहाँ पर हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है। हार्मोन्स आप समझ चुके हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है, साथ साथ ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इस हार्मोन शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था बेलिस और स्टार्लिंग नामक दो साइंटिस्टों ने। अब हमने कंपैरेटिव एक पिक्चर ड्रॉ किया है जिसको कंपैरेटिवली आपको बताते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 10 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अभी एक और चीज़ समझ लीजिए उसके पहले ग्लैंड्स की, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो होते हैं बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्ट वाले होते हैं, विथ डक्ट होते हैं। तो जितने हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं उनके बारे में मैंने कंपैरेटिवली मेल और फीमेल में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो सबको एक इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। सबसे पहले बॉडी के ब्रेन के पास 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं ब्रेन में। ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पीनियल ग्लैंड्स और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। 3 ग्लैंड ब्रेन में पाए जाते हैं। ये मेल में भी पाए जाता है और फीमेल में भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी, ये तीनों ग्लैंड्स ब्रेन के पास ही, एक तो सबसे पिट्यूटरी जो होता है ये हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड से ठीक ऊपर पाया जाता है। तीनों ये ब्रेन के पिछले पार्ट्स में ही पाए जाते हैं। ये मेल में भी पाए जाते हैं, फीमेल में भी पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड्स गले के पास, ग्लैंड्स यहाँ पर गले के पास पाया जाता है, जो मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं ग्रेन्यूल्स के रूप में, नंबर्स ऑफ ग्लैंड्स जब कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहते हैं। ये बॉडी के थायराइड ग्लैंड के सबसे नीचे वाले ट्रैक के पास पाए जाते हैं। मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल में भी, बता दिए। इसके बाद लास्ट जहाँ पर हमारे जो ब्रांचेस एल्विलाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिवाइड करता है, वहाँ पर ये थाइमस ग्लैंड पाए जाते हैं। मेल में भी सेम और फीमेल में भी पाए जाते हैं। एडिनल ग्लैंड लीवर किडनी के दोनों तरफ, जो किडनी होते हैं उनके दोनों पर सबसे ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दोनों ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, मेल में भी और सेम फीमेल में भी पाए जाते हैं। एडिनल ग्लैंड पाए जाते हैं जो किडनी के ऊपर होते हैं। उसके पीछे स्टोमक के सबसे नीचेले पार्ट में पैनक्रियास पाया जाता है। ये भी मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं और सेम पोजीशन में पाए जाते हैं, कहीं उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ अंतर है वहाँ मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं और फीमेल में ओवरी पाई जाती है। तो ये दोनों डिफरेंस मेन है ये यहीं पर है, इस जगह पर। बाकी सभी ग्लैंड सेम होते हैं और बॉडी के इसी पार्ट पर जहाँ मैंने दर्शाया है, जिस पार्ट में दर्शाया है उसी पार्ट में पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके सारे ग्लैंड्स के जो
सेक्रीशंस हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सेक्रीशंस हैं उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो है ये रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए स्पेशली सेक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए सेक्रीट करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूट्रिशन हो, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी तरह से अपना वर्क कर सके, इसलिए ये रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है, जो फंक्शन क्या है मेलाटोनिन का कि डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट को डिले कर देता है। यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उम्र के बाद सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड होते हैं, दाढ़ी मूंछ आना ज़्यादा लेट से आता है, तो वो मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है। और प्रोमोट स्लीप, और बच्चे वो सोने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, यानी सोना ज़्यादा चाहते हैं। जिनको लेट से सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो स्लीपिंग सिकनेस के शिकार हो जाते हैं। थर्ड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसे अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर सारे को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ, आपके लंबाई बढ़ाने चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी ग्रोथ बढ़ाने में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये बोन्स और मसल्स के ग्रोथ में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन्स। तीसरा ट्रॉपिक हार्मोन्स, ये कंट्रोल इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसीलिए मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं कि जितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सारे ग्लैंड का ये मास्टर है, क्योंकि सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। तो ये ट्रॉपिक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा 5 हार्मोन सेक्रेट किया जाते हैं: ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन बोन्स और मसल को डेवलप करते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन मैमरी ग्लैंड्स, फीमेल में मैमरी ग्लैंड को डेवलप करते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन रेगुलेट्स वाटर, बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो कम हो ये सारी चीज़ों का रेगुलेशन वैसोप्रेसिन हार्मोन्स करता है। और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स इजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड में दूध सही समय पर निकले फीमेल के द्वारा, इसका कंट्रोल करता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन्स जो स्पेशली फीमेल के लिए हैं, ये 2, प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड को डेवलप करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन इन फीमेल, और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन लैक्टेशन पीरियड में मिल्क को डेवलप करता है, यानी मिल्क के इजेक्शन को, मिल्क को निकलने में हेल्प करता है ताकि बच्चे का न्यूट्रिशन हो सके। फोर्थ है थायराइड ग्लैंड, यहाँ गले के निचले पार्ट्स पर, जहाँ पर रेस्पिरेटरी और ऑसोफेगस दोनों आकर के मिलते हैं, वहीं पर पाए जाते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जो ग्वाइटर, अगर इसकी आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही ग्वाइटर नामक डिजीज़ पैदा होता है। ग्वाइटर नामक डिजीज़ यही थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, और थायरोक्सिन तब सेक्रीट होता है जब आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो। पाराथायरॉयड हार्मोन्स दोनों में पाया जाता है। पाराथायरॉयड हार्मोन्स ग्लैंड्स जो है मेल और फीमेल दोनों पर में पाए जाते हैं, और पाराथायरॉयड हार्मोन्स का सेक्रीशन है 2 तरह के। एक कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का सेक्रीशन करता है जो रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन द ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को रेगुलेट करता है। कौन? कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो पाराथायरॉयड ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रीशन किया जाता है। 6 नंबर है थाइमस कहाँ पाया जाता है? लास्ट रेस्पिरेटरी, जहाँ रेस्पिरेटरी डिवाइड करती है उसी के पास मेल और फीमेल दोनों में थाइमस ग्लैंड पाए जाते हैं। और ये हेल्प करता है किस चीज़ में? हेल्प इन द इम्यून एंड एंटीबॉडीज, बॉडी की इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में और एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करता है। और थाइमोसिन नामक हार्मोन का ये सिक्रीशन करता है।
नेक्स्ट है एडिनल ग्लैंड। ये एडिनल ग्लैंड जो होते हैं ये किडनी के किडनी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं और यहाँ से हार्मोन, दो तरह के हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, एक एडेनिन एक कॉर्टिकॉइड। एडेनिन और कॉर्टिकॉइड दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। एक बीपी हार्ट बीट तथा ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज जानते ही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है ये, इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो इंसुलिन और ग्लाइकॉन नामक दो हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। इंसुलिन जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता है, रोकता है, जबकि ग्लाइकोगोन उसको इंक्रीज करता है। उल्टा दोनों का काम। अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ नामक डिजीज हो जाती है। तो इसी के लिए ये इंसुलिन बहुत ज़रूरी है और इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीशन किया जाता है और ग्लूकागोन जो ये भी पैनक्रियाज के द्वारा ही सिक्रीशन करता है, लेकिन दोनों का फंक्शन अपोजिट है। एक ग्लूकोज लेवल को कम करता है तो दूसरा ग्लूकागोन जो है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाने की कोशिश करता है। अब चलते हैं 9th नंबर, टेस्टीज जो स्पेशली मेल में पाया जाता है, ये फीमेल में नहीं पाया जाता है। ये एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स सेक्रीट करता है जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, साथ साथ सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे बच्चों, लड़कों में मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, शरीर पर बाल का आना, आवाज़ मोटी हो जाना, जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट्स। और ओवरी, फीमेल के अंदर दो तरह के हार्मोन्स जो ओवरी सेक्रीट्स करता है, एक ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन दोनों के फंक्शन अलग हैं। ईस्ट्रोजन का फंक्शन है यूटेरस के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूटेरस में चेंजेस आते हैं उसको कंट्रोल करना। साथ साथ ये और प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोजेस्टेरोन जो है यूटेरस चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत। ईस्ट्रोजन ये सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, ईस्ट्रोजन सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फीमेल में। ईस्ट्रोजन सेक्सुअल कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल नेचर को भी डेवलप करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करता है। साथ साथ जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको डेवलप करने में मदद करता है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन के द्वारा ही डेवलप किया जाता है, जैसे पैटर्न्स ऑफ हेयर का होना, मेमोरी ग्लैंड का इंक्रीज करना, निपुल्स का डेवलपमेंट, हिप्स का बढ़ना, ये सब सारे कैरेक्टर्स ईस्ट्रोजन के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस में जो चेंजेज आते हैं उसको कंट्रोल करता है, साथ साथ प्रेगनेंसी को भी, गर्भावस्था को भी कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।